किताबें हमें बताती हैं कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। अगर ये माने तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? फिर इसका मतलब डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी गलत है। तो अगर डार्विन की थ्योरी गलत है तो इंसानों को बनाया किसने है? पूरी वीडियो देखोगे तो पता चलेगा सिर्फ झूठ बताया गया है हम लोगों को, और सच तो कुछ और ही है। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वी आर इनफाइनाइट में वेलकम है। सो लेट्स स्टार्ट। बंदरों को देखकर कभी न कभी आपने सोचा होगा कि इंसान इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे हो गए, जबकि बाकी स्पीसीज जो धरती पर हैं वो इतनी जल्दी इवॉल्व क्यों नहीं हुए। एग्जाम्पल के लिए डॉग्स को ले लीजिए, जो इंसानों के बीच काफी समय से रहते हैं, पर वो अभी भी 4 पैरों पर चलते हैं। वो 2 पैरों पर क्यों नहीं चलने लगे? इसका जवाब कई सारे धर्म ग्रंथों में हमें मिलता है। इवन हिंदू धर्म ने भी इसके बारे में बताया है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज इंसान अपने आप को सबसे एडवांस प्रजाति समझने लगा है और वेदों और ग्रंथों में लिखी गई बातों को सिर्फ एक कहानी या मिथक घटना बोल के जुटलाने की कोशिश करता है। खैर, हम धर्म की बात कभी और करेंगे। आज हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम से काफी एडवांस थी और जिसका सीधा सीधा कनेक्शन इंसानों से है। इस सिविलाइजेशन का नाम था सुमेरियन सिविलाइजेशन या अनुनाकी सिविलाइजेशन। 7000 साल पुरानी ये सभ्यता मेसोपोटामिया में मौजूद थी, जिसको आज के मैप में देखें तो साउथ इराक में मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चला इस सिविलाइजेशन के बारे में। तो 1850 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान 14 क्ले टैबलेट्स मिले, मतलब कि मिट्टी की ईंटें मिली। इन टैबलेट्स पर बहुत सारी पिक्चर्स, कलाकारी और लिखावट मिली। इन्हीं लिखी गई बातों को डिकोड करने पर पाया गया कि फर्स्ट 2 टैबलेट्स ये बताते हैं कि ये सभ्यता किन लोगों ने शुरू की और ये लोग किस प्लेनेट से आए थे। टैबलेट 3 बताती है कि कैसे सिर्फ 6 दिनों में इन्होंने अर्थ पर आके यहाँ पर अपने रहने लायक बिल्डिंग्स बनाई और उससे जुड़ी हुई चीजें बनाई। एक जो सबसे चौंकाने वाली बात पता लगी, जिसे आप लोग जानकर हैरान रह जाओगे, वो ये थी कि इंसान एकदम से विकसित नहीं हुए जैसा डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी कहती है। इंसानों को बनाया गया है, और वो भी जीन्स को मैनिपुलेट करके। तो मानव जाति को जिसने बनाया वो लोग कौन थे और कहां से आए थे? तो सुमेरियन टैबलेट्स की माने तो 4,45,000 सालों पहले बाहरी दुनिया के कुछ लोग धरती पर आए, जिन्हें अनुनाकी कहा गया। अनुनाकी का मतलब वो जो स्वर्ग से धरती पर आए। अनुनाकी निबिरू प्लेनेट के निवासी थे, जो हमारे ही सोलर सिस्टम का एक ग्रह है जिसे हमसे छुपाया जाता है। और क्यों छुपाया जाता है आपको आगे आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। यह ग्रह हर 36,000 साल में हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करता है। यह ग्रह पूरा लाल रंग का है क्योंकि इस ग्रह पर आयरन की मात्रा ज्यादा है। सुमेरियन सिविलाइजेशन ये भी बताती है कि निबिरू ग्रह पर पॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया था और वहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि अनुनाकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस थे, तो उन्होंने निबिरू के एटमॉस्फेयर को रहने लायक बनाने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें उन्हें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई, वो थी गोल्ड, यानी सोना। गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड में प्योरिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये रेडिएशन से बचाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पेस स्टेशन में गोल्ड फॉइल्स का यूज किया जाता है। खैर, गोल्ड उनके प्लैनेट्स पर उतनी मात्रा में नहीं था जितना उन्हें जरूरत थी, तो अनुनाकी स्पेस में बाकी प्लैनेट्स पर भी खोज करने लगे। बहुत सालों की खोज के बाद उन्हें पता लगा कि प्लैनेट अर्थ पर काफी सोना मौजूद है, जिसका यूज करके वह अपने ग्रह को रहने लायक बना सकते हैं। तो अनुनाकी धरती पर आए। उनके 2 लीडर थे, एनकिन और एनलिल, दोनों ही भाई थे। धरती पर आते ही एनकिन के आदेश पर सोना खोदने वाली पहली फैक्ट्री बनाई गई, जिसे इरिडूक कहा गया। अनुनाकी अकेले ही नहीं आए थे, ये अपने साथ एक दूसरी प्रजाति लेकर आए थे, जिसे वो ईजीजी कहते थे, यानी गुलामी करने वाले लोग, जो उनके लिए सोना खोदते थे।
पर अनुनाकी इन्हें निचले दर्जे का मानते थे। जैसे जैसे समय बीता, अनुनाकी द्वारा ईजीजी पर काम का बोझ और बढ़ाया गया। बहुत ज़्यादा काम और अत्याचार सहने के कारण ईजीजी की जाति ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सोच के कि वो लोग अनुनाकियों को हरा देंगे, पर इसका उल्टा हो गया। अनुनाकियों ने ईजीजी की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। इस बात की पुष्टि बेबीलोनियन एम्पायर की टैबलेट्स करती हैं, जो 3800 साल पुरानी हैं। पर ईजीजी के खत्म हो जाने के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि अब काम कौन करेगा, अब सोना कौन खोदेगा। तो एनकी, जो कि अनुनाकी का लीडर था, उसने एक ऐसी प्रजाति बनाने की सोची जो कि इंटेलिजेंट भी हो और अनुनाकी के खिलाफ भी न जाए। तो उसने धरती पर मौजूद कई सारे जानवरों के साथ अपने डीएनए को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा हुआ कि कई अजीबोगरीब तरह के क्रिएचर्स बने जो कि उनके काम के नहीं थे। ऐसे ही कई कोशिशों के बाद आखिरकार पहला इंसान बना, जो एक हाइब्रिड था, मतलब धरती के बंदरों और अनुनाकी के डीएनए का मिक्सचर, जिसे हम आज होमो सेपियंस कहते हैं। पहले इंसान का नाम आदमू रखा गया, चूँकि इंसान के डीएनए को इस तरह से हेर फेर करके बनाया गया था कि वह अनुनाकियों के आदेश पर चले और उनके खिलाफ न जाए और उन्हें सर्व करते रहें। तो इसी प्रोसेस को इजी करने के लिए अनुनाकियों ने इंसानों को एजुकेट किया, उन्हें गणित का ज्ञान दिया, साइंस के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अब एक आखिरी प्रॉब्लम ये रह गई थी कि सोना खोदने के लिए और इंसानों की ज़रूरत थी, पर इंसान बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो अनुनाकियों ने उनके डीएनए को फिर से चेंज किया ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, पर ये चाल उल्टी पड़ गई क्योंकि इंसानों का ओवर पॉपुलेशन हो गया, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। रिसोर्सेस की कमी और ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनुनाकी के लीडर ने बहुत सारे इंसानों को अपनी बनाई हुई सिटीज से निकाल दिया, और इसी घटना को बाइबल में बताया गया है स्टोरी ऑफ गार्डन ऑफ ईडन एंड बेनिशमेंट फ्रॉम पैराडाइज के रूप में। खैर, जैसे जैसे इंसानों का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता गया और वो सीखते गए, तो कुछ अनुनाकी लीडर्स ने इनके साथ ब्रीडिंग भी की। ये चीज़ उस टाइम के अनुनाकी लीडर एनलिल, जो एनकी का भाई था, उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि एनलिल को शक था कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल ना हो जाए कि एक दिन वो अनुनाकी पे या निब्रू प्लेनेट पर ही रूल करने लग जाए। पर वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि इंसानों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और ये उसके कंट्रोल से बाहर थी। तो भले ही एनलिल इंसानों का कुछ नहीं कर पाया था, पर नेचर, जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसको कुछ और ही मंजूर था। और वो टाइम जब निब्रू प्लेनेट, जो हर 36,000 सालों के बाद धरती के पास आता है, वो टाइम आ गया था। तो जब निब्रू प्लेनेट धरती और सूरज के बीच आया, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में बदलाव आए। नतीजा ये हुआ कि सूरज पर काले धब्बे आने लगे और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ गई। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा, अर्थ पर मौजूद आइस कैप्स मेल्ट होने लगे, और तब बहुत बड़ी सुनामी आई जिसने पूरे अर्थ को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें से अनुनाकी की सिटीज भी शामिल थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि एनलिल को इसके बारे में पहले से पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है, और उसने इसमें एक मौका देखा था जिससे ह्यूमन रेस को खत्म किया जा सकता था। इसलिए वो इस आपदा से पहले ही धरती छोड़कर चला गया था। पर कुछ अनुनाकी, जिन्होंने धरती पर इंसानों के साथ ब्रीडिंग की थी, वो यहीं रुक गए। इसमें से एक था एनकी, जिसने इंसानों को बनाया था और उसे इंसान बहुत प्यारे थे, इसलिए उसने कुछ चुने हुए इंसानों को सुनामी आने से पहले ही एक बहुत बड़ी बोट बनाने को कहा। इन्हीं चुने हुए इंसानों में से एक नोआ थे, जिसके बारे में बाइबल में बताया जाता है, और बाकी रिलीजन्स में भी, जैसे हिंदू धर्म में मत्स्य अवतार से रिलेटेड बताया गया है। सुनामी आने के बाद 40 दिन और 40 रातों तक लगातार बारिश हुई। इस तबाही के बाद अनुनाकी ने बचे हुए इंसानों की प्रजाति और जानवरों के साथ नए शहर और बिल्डिंग्स बनाई। अनुनाकी ने ये सभी बिल्डिंग्स आसमान में स्टार्स की पोजीशन के हिसाब से बनाए, जिसके कुछ रीजंस हैं, और इसका जीता जागता सबूत है पिरामिड्स।
फिर एक टाइम आया जब अनुनाकी धरती से चले गए, पर उससे पहले उन्होंने अपनी बनाई हुई सारी चीज़ों को ह्यूमंस को गिफ्ट कर दी। अनुनाकी ने जाने से पहले इंसानों में लीडर्स को बनाया जो दूत कहलाए गए, और अनुनाकी की दिए गए सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने धरती पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो आज की जो रॉयल ब्लड लाइन्स हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है, ये वही लीडर्स हैं जिनको जेनेटिकली मैनिपुलेट करके अनुनाकी द्वारा बनाया गया था ताकि वो इंसानों पर रूल कर सके। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अनुनाकी इन रॉयल ब्लड लाइन्स के द्वारा पूरे अर्थ को कंट्रोल करते हैं और समय समय पर धरती पर आते रहते हैं। नासा ने भी अपनी खोज द सुपर अर्थ दैट केम होम फॉर डिनर में बताया है कि उन्हें कुछ संकेत मिले हैं। एक 9th प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है जिसकी खोज वो अभी भी कर रहे हैं। अब आपको तो पता लग ही गया होगा कि ये 9th प्लैनेट कौन सा है और हमसे ये जानकारी क्यों छुपाई जा रही है। डार्विन थ्योरी का फैसला तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। तो चलिए फिर गुड बाय बंधु। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना या सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।